ये कहकर दिल ने मेरे कई दफा हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। और विशेष इसलिए क्योंकि आज है दिन शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन हम लेकर आते हैं हमारी जिंदगी के रियल हीरोज आपकी फरमाइशों के साथ। और हमारी जिंदगी के रियल हीरोज की भीड़ में से हमने चुना है एक बहुत ही प्यारा सा हीरो। और ये प्यारा सा हीरो यूं तो हीरो है, लेकिन आपकी नजर में हो सकता है कि ये हीरोइन हो। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, या उनके काम को देखकर दिल से एक सैल्यूट निकलता है। ऐसे ही चुनिंदा सितारों में से हमने आज चुना है उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहने वाली वर्षा वर्मा को। वर्षा वर्मा ने अपने काम को जिस तरह से अंजाम दिया है वो अपने आप में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है। एक कोशिश ऐसी भी संस्था के माध्यम से लगातार कई वर्षों से काम कर रही वर्षा ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया उस दौर में जब लोग डर के साए में छिपकर अपने घरों में अपने आप को महफूज करने में लगे हुए थे। मैं बात कर रही हूं उस वक्त की जब कोविड का दौर था, जब कोरोना हमारे देश पर पूरी दुनिया में हावी हो चुका था। हर तरफ त्राहिमाम की सिचुएशन थी। हर तरफ आंसू थे, गम थे, दुख के पहाड़ थे और दर्दनाक हादसे थे। हर तरफ डर था। और उन परिस्थितियों में वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ऐसा ही हौसला लिए हुए वर्षा वर्मा अपने घर, परिवार और बच्चों को घर में छोड़कर हर दिन निकल जाती थी लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, कभी राशन बांटने के लिए, कभी उन्हें और प्रकार की मदद करने के लिए, कभी दवाइयों के लिए। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जो उन्हें कहती है कि हाँ, इसके अलावा भी अभी और आगे बढ़ना है। और उस घटना के साथ उन्होंने शुरुआत की लावारिस लाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की, जिन्हें कोई अपना भी छू नहीं रहा था। और इस तरीके से इस काम ने वर्षा को जो पहचान दिलाई, वो पहचान सिर्फ पहचान नहीं है, हमारे देश का गौरव भी है। तो चलिए आज हम ज्यादा बात न करते हुए सीधे आपका परिचय कराते हैं वर्षा से। और हाँ, हमें पता है कि हमारे तमाम श्रोता साथी पूरे देश से हैं जो इस चर्चा के बारे में शायद ही जानते हों। कुछ लोगों ने सुना हो पर शायद सिर्फ सुना भर हो। आज हम उनसे रूबरू करा रहे हैं आप सभी के साथ में वर्षा को। तो वर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं आज आपके मंच के द्वारा आज लोगों से रूबरू होंगी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्षा, आपके लिए आपके स्वागत में दो पंक्तियां हैं कि गिर गई हैं समाज की कदरें, गिर गई हैं समाज की कदरें, चढ़ गया आदमी बुलंदी पर, चलो मिल के बदल देते हैं समाजों को, मिटा दे सारे जमाने के बद रिवाजों को। और ये पंक्तियां इसलिए आपके स्वागत में हैं क्योंकि आपने किसी रिवाज को तोड़ा है। यूं तो हमारे समाज में महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं, लेकिन आप हर दिन शमशान की यात्रा करती हैं। और जैसे लोग हर दिन मंदिर जाते हैं वैसे हर दिन आप शमशान जाती हैं। तो हमें मतलब थोड़ा सा इस बारे में बताएं, हमारे श्रोताओं को भी बहुत उत्सुकता है इस बारे में जानने की कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हम लावारिस लाशों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएं मान सम्मान के साथ। बिल्कुल, जैसा कि आपने अपनी पंक्तियों में बखूबी बता भी दिया कि अगर कोई भी रीति रिवाज या कुछ रूढ़िवादी सोच अगर आपके ऊपर हावी हो रही है, लंबे समय से चलती आ रही है, तो आपको एक पहल करने की जरूरत होती है। समाज में उस बदलाव के लिए वो पहल बहुत जरूरी होता है। देखिए, किसी न किसी को ये बीड़ा उठाना ही होता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे इन कार्यों के लिए चुना, इस बदलाव के लिए चुना। और इस बदलाव को पॉजिटिव वे में लाते हुए मैंने ये तय किया कि जहाँ पर शमशान घाट पे बताया जाता है कि महिलाएं नहीं जाती हैं क्योंकि वो कमजोर दिल की मानी जाती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि महिलाएं कमजोर दिल की होती हैं। और आप जब कुछ ठान लेते हैं, जब आप कुछ नेक
कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी बाधा फिर आपको रोक नहीं पाती है। और खासकर तब जब एक ऐसे तबके के लिए करना जो लावारिश कहलाते हैं, जिनका अपना कोई नहीं होता है, जिनको लोग छोड़ जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, या उनका परिवार किन्हीं और कारणवश से या मन बुद्धि होने की वजह से या मानसिक रोग होने की वजह से उनको जो छोड़ देते हैं। यदि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी बाधा आपको उस समय रोक नहीं सकती है, और जो बाधाएं आती हैं वो आपके दृढ़ निश्चय के आगे टिक नहीं पाती हैं। तो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि न सिर्फ महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को जो अगर कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आगे आइए और उस बदलाव को करिए। और मुझे लगता है जो बाकी लोग होते हैं उस बदलाव को एक्सेप्ट भी करना हम लोगों को सीखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा जेंडर आड़े नहीं आना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों ही बहादुर होते हैं, बस यही है कि हम बच्चे को परवरिश किस तरह से देते हैं। जहाँ तक आपके बारे में मैं जानती हूँ, बहुत कम लोग शायद इस बात से परिचित होंगे। इस बात से तो बहुत सारे लोग परिचित हैं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। आपके अंदर बहादुरी की एक और बड़ी वजह, जज्बा तो हमारे अंदर होता ही है, हौसला हमारे अंदर होता ही है। वर्षा वर्मा दोस्तों एनसीसी की कैडेट रही हैं और एनसीसी देश की सुरक्षा जैसी भावनाएं पैदा करती है हमारे भीतर। और कोई भी जिसने दिल से उसको चुना हो और वहां पे अपना समय दिया हो 3 साल 5 साल, निश्चित रूप से देश के प्रति भावना होती है और वो वर्षा आपके अंदर है। आज मैं यहाँ से इस बात को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, इस बात को कि वो जज्बा उस समय से है जब आपने ग्रेजुएशन कर रही थी। और वो जज्बा जो था, जरूरी नहीं है कि हम सेना में जाएं तभी हम देश के प्रति समर्पित होकर काम कर सकते हैं। हमें मौके की तलाश होती है कि हमें ऐसा वक्त मिले जब हम देश के लिए समर्पित हो सकें, जब देश को हमारी जरूरत हो, और आपने साबित किया। तो इसके लिए भाई हमारी तरफ से तो बहुत सारा प्यार और सैल्यूट है ही। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम वो वजह जानना चाहते हैं कि जब आप समाज सेवा में तमाम काम कर रही थी, लोगों के बीमारियों को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, तो डेड बॉडी को अंजाम देने के लिए कौन सी घटना ने आपको प्रेरित कर दिया कि आपने उस काम को बहुत तेजी से शुरू किया? कई सारी एम्बुलेंस भी आपने शुरू की जो अब तक जारी हैं, हॉस्पिटल के बाहर लावारिस लाशों को आज भी पहुंचा रही हैं, लोगों की सेवा में लगातार इस काम को करती जा रही हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब आप समाज में रह रहे होते हैं और आपके सामने कुछ ऐसी अचानक परिस्थिति आ जाती है, जब आप चारों तरफ से त्राही त्राही देखते हैं, चीख सुनते हैं, पुकार सुनते हैं, लोगों की आंखों में मदद की जो एक मांग होती है, लाचार लोगों को देखते हैं, आप जब उनको जीना चाहते हैं, उनको देख रहे होते हैं, और उस समय अगर टूट जाते हैं आप या घर बैठ जाते हैं, आप रो देते हैं और सिर्फ दरवाजा बंद करके उस दुख में बैठ करके घर में अपना समय बिताने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यदि आपको मानव चोला मिला है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें कि जो चीख पुकार सुन रहे हैं, या जो आप, जैसा कि अभी आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि मदद करने के लिए बॉर्डर पे ही जाया जाए। विश्वास जानिए, हर कदम पे बस आपकी निगाह वो होनी चाहिए। हर कदम पे आपको किसी न किसी मदद के लिए कोई ना कोई आपको जो है एक मौका मिल रहा होता है। बस उस मौके को आपको पकड़ना होता है, उसको समझना होता है। और उस समय जब आपने जैसे कि एनसीसी की बात कही, तो बिल्कुल सही कहा कि एक जज्बा होता है, देशभक्ति का जज्बा होता है। और जब आप समाज पे, परिवार पे, देश पे, पूरी दुनिया पे एक आप ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं कि जब आपको चुप नहीं बैठना है, और उस समय आप कोई एक ऐसा बीड़ा उठाइए। मैं बताऊं कि जब सेकेंड वेव आई थी, चारों तरफ बहुत ही भयावह मंजर था, और उन्हीं दिनों में मैंने एक अपने बचपन की दोस्त को एडमिट कराया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल, यहाँ राम मनोहर लोहिया में, लखनऊ में। और कुछ ही दिनों के बाद में वो दोस्त हमें छोड़ के चली जाती है। चूंकि हमारा अस्पताल का दिन भर का उठना बैठना है, तो वो तबाही का मंजर हमारी आंखों से छुपा नहीं था, लेकिन वो एक मंजर था जो हम बाकी अन्य चीजों को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने उन लम्हों को जिया नहीं था। अब जब वक्त आया हमें उन लम्हों को जीने के लिए,
जब हमारी दोस्त का देहांत हो गया इस हॉस्पिटल में, और उसको एक गाड़ी, जो शव वाहन जिसे हम कहते हैं, शव वाहन एक नहीं मिल पा रहा था, कि मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी के लिए मैंने जो 3 से 4 गाड़ियां का जो दाम पूछा, वो कोई कह रहा था 10,000, 14,000, 12,000, 15,000, इस तरह से लोग डिमांड कर रहे थे मात्र 4 किलोमीटर दूरी के लिए। तो वो चीज ने मुझे बहुत हिट किया। उस जो एक इंसिडेंट था उसने मुझे इतना हिट किया कि मुझे लगा कि जब मैं पूरा दिन अस्पताल के बाहर रहती हूँ, अस्पताल में सेवाएं देती हूँ, उसके बावजूद जब हमारे जैसे व्यक्ति को जब ये फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो हजारों लोगों की डेथ हो रही थी कोरोना की वजह से। इसका मतलब कि ये इस समय की एक बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट वेव बिल्कुल डिफरेंट था। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वेव में राशन की हम लोगों ने बहुत तरह तरह की कुकिंग करा करके, या राशन की डिमांड थी, जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनके लिए मेन था। बाकी हम लोगों ने वो समय समझ करके अच्छे से काटा था। सेकेंड वेव हमको सोचने समझने का मौका नहीं दे रही थी। तो उस समय मुझे लगा कि यहाँ पर राशन और इनसे कहीं ज्यादा जो डिमांड है वो है शव वाहन या एम्बुलेंस सेवाओं की, जिनके लिए लोग जिनके पास पैसा नहीं है, और आप विश्वास जानिए, पैसा ना होने की वजह से लोग अपने अपने घरों को, अपने परिजनों को, अपने उन शवों को छोड़ करके भाग जा रहे थे। और हम समाज इस एंगल से नहीं देख पा रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग सिर्फ कोरोना की वजह से एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे हैं। कोरोना एक बहुत बड़ी वजह जरूर थी, लेकिन उसमें एक ये भी बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जब पैसा है नहीं, पैसा खत्म हो गया इलाज कराते कराते, तो अब हमारे पास वापस जाने के लिए या शमशान घाट तक जा करके उसको क्रिमेट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पेशेंट ठीक हो गया है तो एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है, या जो अगर हमारा पेशेंट बीमार है तो मैं अस्पताल तक कैसे जाऊँ, उसके लिए पैसा नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आ रही थी, उस समय मुझे वो क्लिक किया और मुझे लगा कि एक निःशुल्क शव वाहन, एक निःशुल्क एम्बुलेंस की समाज को अस्पतालों के बाहर, मॉर्चरी के बाहर सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस सोच के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ मैं आगे बढ़ी, और नेक्स्ट डे ही मैंने एक गाड़ी लगा दी थी, एक प्रोवाइड करवा दी थी यहाँ पे राम मनोहर लोहिया में, जिसको मैं खुद ड्राइव कर रही थी। और जब डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई तो तीसरे दिन दूसरी गाड़ी, और 5-7 दिन के बाद में तीसरी गाड़ी, और धीरे धीरे करते करते डिमांड चूंकि बहुत ज्यादा थी तो और लोगों ने फिर हमारी मदद करना शुरू की, और सबकी मदद से हमने 5 गाड़ियां प्रोवाइड कराई। और इंडिविजुअल हाउसेस के लिए, जो फॉरेन कंट्री में जो लोग सेटल डाउन थे, उनके जो पेरेंट्स यहाँ पे एक्सपैंड कर जा रहे थे, उनके लिए गाड़ियां थी, मॉर्चरी के बाहर, अस्पतालों के बाहर, और निरंतर इन गाड़ियों ने सेवाएं दी। और आप विश्वास जानिए, हम अगर हजारों में अगर हम आपको गिनती करेंगे तो वो शायद बहुत कम गिनती होगी कि हमने उन दिनों हजारों तक उन सेवाओं से लोगों को मदद पहुंची। बहुत मतलब मुझे लगता है कि इन सेवाओं के जरिए हमने बहुत दुआएं भी बटोरी, क्योंकि वो बेसिक नीड थी उन दिनों की। और मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बताती हूँ, क्योंकि लखनऊ एक मेडिकल हब है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जो जूझ रहे होते हैं यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। उनके 5-7 भी निरंतर इस तरह की परेशानी होती है कि उनका खेत बिक जाता है, दुकानें बिक जाती है, घर बिक जाता है इलाज कराते कराते। तो ऐसे परिवारों के लिए अभी भी हमारी 3 एम्बुलेंस सेवाएं और शव वाहन सेवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं आपके जरिए, मैं उनको मैं अपने इस प्रोग्राम के अंत में मैं एक फोन नंबर अपना वायरल करूंगी। यदि आप भी किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को जानते हैं तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल वर्षा, इस समय पूरे देश के हर राज्य से लगभग दक्षिण भारत को छोड़कर SMS श्रोता जुड़ते हैं, और आप अपना बिल्कुल नंबर भी बताएं जो है हमारे श्रोताओं को, ताकि वो नोट कर सके। और ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी सेवा हो, और लखनऊ में कोई मरीज है और ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल उस पर संपर्क किया जा सकता है वर्षा जी से। बिल्कुल, तो आप इस सेवा के लिए हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 831-819-3805। मैं एक बार और रिपीट करूंगी अपना नंबर जी, 831-819-3805।
दोस्तों इस नंबर को नोट कर लिया होगा आपने, और नहीं नोट किया होगा, अगर छूट गया होगा तो आप रेडियो जंक्शन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा कभी भी किसी भी समय। तो और रेडियो जंक्शन पे या फेसबुक पे भी आप सर्च सकते हैं वर्षा वर्मा को। रेडियो जंक्शन के माध्यम से भी आप जुड़ पाएंगे वर्षा से, क्योंकि वर्षा लखनऊ में है और लखनऊ में ही हम भी मौजूद हैं। तो मान के चले कि वर्षा है जहां, वहां हम भी हैं और आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे। तो ये थी वर्षा की यात्रा का छोटा सा संक्षिप्त विवरण। कभी फिर हम वर्षा से बहुत लंबी बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, मगर वहां पे जरूरी होंगे आपके तमाम सवाल, और उन सवालों के साथ वर्षा होंगी। आपके अंदर भी बहुत सारी उत्सुकता आज उठी होगी और कुछ जानने की वर्षा की जिंदगी के बारे में। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल के अंतर्गत हमारे विशेष कार्यक्रम में वहां पे विस्तृत बातचीत करेंगे पूरे 30 मिनट वर्षा से और जानेंगे। अभी कार्यक्रम में हमें जो है आपकी फरमाइशें शामिल करनी है, तो वर्षा को देंगे इजाजत और वर्षा के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गाना कि आप इस सफर पे ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और लोग हमेशा प्रेरित करते रहें। यही सच्ची सपोर्टिव भावना जो होती है प्रेरित करती है सभी को काम करने के लिए। तो वर्षा बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया आपको भी शालिनी जी, और ऐसी याद करते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, आपके लिए एक गाना है खूबसूरत सा, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, और हम हमेशा आपके साथ ऐसे ही मिलेंगे वर्षा, और एक दूसरे के काम आकर के हम देश के लिए समर्पित होकर काम कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, यही रेडियो जंक्शन का भी उद्देश्य है कि पारिवारिक भावना को हम देश में फैला सकें, लोग इस बंधन को महसूस कर सकें। एंजॉय करिए अपने गाने को, आपके लिए डेडिकेटेड है।